हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग 12th की बॉटनी स्टार्ट करेंगे। बैच 24-25 के लिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आवृतबीजी पौधों में या पुष्पी पौधों में प्रजनन की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर एक आता है कि वास्तव में यह पुष्प क्या है। एक क्वेश्चन यहां पे बनता है पुष्प क्या है, या व्हाट इज फ्लावर, पुष्प किसे कहते हैं। जब भी मैंने इसे क्लास में पूछा, बड़े मजेदार आंसर आते। कोई कहता है जो पौधे में पाया जाता है, कोई कहता है रंग बिरंगी संरचना है, कोई कहता है भगवान पे चढ़ाया जाता है, बालों में गजरा के रूप में लगाते हैं। बहुत सारे यहां पर बच्चों के द्वारा मजेदार आंसर दिए जाते हैं। लेकिन बेटा, अगर हम बात करें बायोलॉजी के हिसाब से, तो फ्लावर is a modified condensed shoot to perform sexual reproduction in angiosperm. वास्तव में पुष्प आवृतबीजी पौधों में पाई जाने वाली एक परिवर्तित प्रारोह तंत्र का भाग है। जैसा कि आप जानते हो, इस तरीके से प्लांट के दो पार्ट होते हैं। इसे बेटा हम कहते हैं रूट, और ऊपर वाले को हम कहते हैं शूट। इसे हिंदी में कहते हैं प्रारोह तंत्र, और नीचे वाले को कहा जाता है जल तंत्र। और इस प्रारोह तंत्र के ऊपर इस प्रकार से ये फ्लावर जनरेट होता है। तो अगर पुष्प को बायोलॉजी की तरीके से परिभाषित किया जाए तो आंसर आता है कि आवृतबीजी पौधों में प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तना या प्रारोह तंत्र अपने आप को मॉडिफाइड करता है, और उस मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप जननांगों से संगठित समावेशित एक नई रचना बनती है। इस नई रचना को हम फ्लावर कहते हैं।
In reality, flower is the condensed form of reproductive organs. वास्तव में पुष्प क्या है? किसी भी पौधे में पाया जाने वाला प्राणों तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें जननांग उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से जननांगों या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंडेंस फॉर्म को हम फ्लावर कहते हैं। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्लावर किसे कहते हैं। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात में जो पहले तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? ये किसी भी फ्लावर की लंब काट है। किसी भी फ्लावर में वास्तव में a typical angiospermic flower consists of 4 orals of flower appendage attached on the receptacles, calyx, corolla, androecium and gynoecium। यहां पर बात हो रही है कि पुष्प जो है वो किससे बना होता है। तो पुष्प के अगर बनावट की बच्चों बात करेंगे तो आवृतबीजी पौधों में पाया जाने वाला पुष्प एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है, मैंने कहा कि जननांगों से समावेशित संरचना है जो 4 चक्रों पर के रूप में पुष्पासन पर या रिसेप्टिकल्स पर व्यवस्थित होती है। इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पहले चक्र को हम बाह्यदलपुंज या सेपल्स, कई बार इसे हम क्या बोल सकते हैं, कैलेक्स। ये पहला चक्र होता है। दूसरा चक्र जो होता है पेटल्स, इसे हम कहते हैं अंतःदलपुंज या कोरोला। ये बेटा दूसरा सर्किल है। तीसरा होता है पुंकेसर या एंड्रोसियम। और चौथे चक्र के रूप में इसमें पाया जाता है गाइनोसियम या स्त्री केसर। बहुत ही स्पष्ट बात हो गई कि एक आवृतबीजी पौधे में पाई जाने वाली पुष्प एक ऐसी संरचना है जिसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसके प्रथम चक्र को हम बाह्यदलपुंज या कैलेक्स, उसकी इकाई को सेपल्स, दूसरा अंतःदलपुंज या कोरोला, इकाई को पेटल्स, तीसरा एंड्रोसियम या पुंकेसर, चौथा गाइनोसियम या स्त्री केसर। और ये सभी प्रकार की रचनाएं प्राणों तंत्र के अग्रिम भाग
रिसेप्टिकल्स या पुष्पासन थैलेमस पर व्यवस्थित होती है। आई थिंक सारी बात क्लियर हो गई कि ये टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 ओरल और फ्लोरल अपेंडेज अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल्स। ये ग्रीन कलर से हम देख रहे हैं कैलेक्स, ये कलर हम देख रहे हैं पिंक कलर से कोरोला, ये येलो कलर से जो देख रहे हैं एंड्रोसियम, और फाइनली ये ग्रीन कलर से बेटा जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं गाइनोसियम। सारी बात यहां पर स्पष्ट हो चुकी। क्या स्पष्ट हो चुकी कि वास्तव में पुष्प कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम से बड़ा होता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म सभी में नहीं है। एक आदर्श पुष्प जो होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं और ये चारों चक्र रिसेप्टिकल्स या पुष्पासन पर बच्चों उपस्थित होते हैं। अभी हमने केवल ये एक्सप्लेन किया कि पुष्प किसे कहा जाता है। देखो बच्चों, एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लास होती है 12th की, उसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती है कि नीट के साथ साथ हमें बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों को बताना होता है, इसलिए डायग्राम वगैरह पर विशेष प्रकार से ध्यान देंगे। तो जैसे कि भी बात चल रही थी कि टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंपोज्ड विद द 4 ओरल और अपेंडेज अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल्स और थैलेमस। इसमें से हमने अभी देखा पहला क्या था बच्चों, कैलेक्स या बाह्यदल पुंज। दूसरा क्या था, कोरोला या अंतादल पुंज। तीसरा क्या था, एंड्रोसियम। और चौथा क्या था, गाइनोसियम। बुक में कई बार इनके यूनिट फॉर्म लिखे होते हैं, जैसे कैलेक्स को हम कहते हैं यहां पर सेपल्स, करोला को बेटा कहेंगे पेटल्स, एंड्रोसियम को लिखा होता है स्टमेन्स और गाइनोसियम को यहां पर लिखा होगा कार्पल्स। इतनी बात आप समझ गए। अब चूंकि यहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि इन 4 चक्रों में से प्रजनन के लिए कौन कौन से आवश्यक हैं और कौन कौन से प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं है। बेटा अगर हम लोग सेपल्स की बात करें तो सेपल्स जो है वो प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अर्थात नो एसेंशियल। ये प्रजनन के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए यहां पर नो एसेंशियल। फ्लावर के पार्ट तो हैं लेकिन बेटा ये फर्टाइल नहीं है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए बेटा यहां पर क्या लिखा जाएगा, नो एसेंशियल। हम पेटल्स की बात करें तो आल्सो नो एसेंशियल। चूंकि पेटल्स या करोला भी प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या करते हैं, इसकी बात हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में की थी। एंड्रोसियम या स्टमेन्स की बात करें तो ये मेल यूनिट है, इसलिए एसेंशियल है।
यह है क्या? यह है नर जननांग। कार्पल्स की बात करें तो यह फीमेल यूनिट है। मादा प्रजनन अंग है। बेटा ये भी प्रजनन के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी फ्लावर में जो 4 ओरल हैं या 4 प्रकार के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः हम कैलेक्स या सेपल्स, कोरोला या पेटल्स, एंड्रोसियम या स्टेमेंस, गाइनोसियम या कार्पल्स कहते हैं, ये सभी 4 के 4 ऑर्गेनेल्स में से सभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनमें से 2 नॉन एसेंशियल हैं जैसे कैलेक्स और करोला, और 2 एसेंशियल हैं जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रजनन में पार्टिसिपेट करेंगे और ऊपर वाले दोनों प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी बात को बच्चों हम एक छोटे से चार्ट के द्वारा यहां पर रिवाइज भी करेंगे और दोबारा देखेंगे भी। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये फ्लावर है और फ्लावर को 2 पार्ट में विभाजित किया गया, नॉन एसेंशियल ऑर्गन और एसेंशियल ऑर्गन। यहां पर नॉन एसेंशियल ऑर्गन या अनावश्यक अंगों से मतलब क्या है? एसेसरी और हेल्पिंग ओरल और पेरियंथ मेंबर्स। ये प्रजनन में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि प्रजनन में मदद करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कौन है जो प्रजनन में सीधे भाग लेते हैं? अर्थात रिप्रोडक्टिव ओरल और द स्पोरोफिल्स। इनको हम स्पोरोफिल्स भी कह सकते हैं। यहां पर अनावश्यक अंग, दीज आर स्टेराइल पार्ट। यहां पर जो स्टेराइल शब्द का प्रयोग किया गया, ये जो स्टेराइल शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है अनउर्वरक। और अनउर्वरक का मतलब है जो जनन में भाग नहीं लेते। कौन कौन है इसमें? कैलेक्स अथवा सेपल्स, करोला अथवा पेटल्स। यहां पर एक शब्द लिखा गया फर्टाइल, और इस फर्टाइल शब्द का मतलब है उर्वरक, और उर्वरक का मतलब है जो प्रजनन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें आएगा एंड्रोसियम और स्टेमेंस, जो कि मेल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है गाइनोसियम या कार्पल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पार्टिसिपेट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे आगे की। इससे पहले वाली क्लास में मैंने हालांकि ये बात की थी, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि पिछले क्लास में इस पर बात की गई आपसे। लैंगिक प्रजनन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर यह है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत होने वाली
घटनाएं। सबसे मुख्य घटना क्या है इसमें? देखो, लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत सबसे मुख्य बात होती है कि इसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम मेल फीमेल, मम्मी पापा, नर मादा, कुछ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जो आपस में जुड़ करके निषेचन करते हैं, जिससे 2 अलग अलग जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज होकर के एक तीसरी बॉडी को बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई ये बात पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे मेन इवेंट्स क्या होता है, हमारा आंसर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन। यह सबसे मुख्य घटना है। अब इससे पहले होने वाली घटनाओं को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन से पहले की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाओं को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन के बाद की घटनाएं। तो इस प्रकार किसी भी लैंगिक प्रजनन में, वो जंतु हो या पौधा हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्शन हो, 3 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन से पहले की घटनाएं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन के बाद की घटनाएं। और इसमें सबसे मेन इवेंट्स जो होता है वो होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो इसमें 2 बातें आएंगी। एक तो आएगी गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा बेटा इसमें से सब इवेंट्स है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात बने हुए युग्मक का स्थानांतरण। क्लियर हो गई सारी बात? अब हम लोग आगे की बात करेंगे, और आगे की बात हमारी क्या होगी? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, निषेचन से पहले की संरचना और घटनाएं। कहां पर हम पढ़ेंगे बेटा इसको? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट में, आवृतबीजी पौधों में निषेचन से पहले की कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? यहां पर स्टमेंस के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में,
और पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों के बारे में। पुमंग लघु बीजाणुधानी और परागकण, ये क्या है बेटा? तीनों, ये तीनों निषेचन से पहले की संरचनाएं हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, दो बातें थी। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? स्टमेंस या पुमंग, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी और पोलन ग्रेन्स या परागकण। चलिए एक एक करके सारी बातों को यहां पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहां पर हम लोग बात करेंगे स्टेमेंस की, पुमंग की। मॉर्फोलॉजी में आपको बताया गया, या थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था आपको, ये रिसेप्टिकल्स या थैलमस है। इस थैलमस पर इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में, ये वंश के रूप में यहां पर एंड्रोसियम पाए जाते हैं। ये एंड्रोसियम पाए जाते हैं यहां पर। एंड्रोसियम क्या है? पुंकेसर, ये तो हिंदी हो गई। इज द बंच ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर प्रजनन अंगों का समूह है। सर आपने बोला कि ऊपर हम बात कर रहे हैं स्टेमेंस की, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, स्टेमेन भी आने वाला है। अब इसकी एक इकाई की अगर हम बात करें, अब इसको एक अकेले निकाल लिया जाए, ऐसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्टमेंस है। यानी एंड्रोसियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टमेंस कहते हैं। स्टमेंस इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। अब ये एंड्रोसियम बेटा जो मिलकर के बना है, दो पार्ट हैं इसके। ऊपर का ये पार्ट जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश कहते हैं। नीचे का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट या पुतंतु। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर के बेटा बोला जाता है स्टमेंस। या पुमंग। दोबारा से पूरी बात को समझ लें। एक आवृतबीजी पुष्प में नर जनांगों को
प्रदर्शित करने के लिए जो रचनाएं पाई जाती हैं उनको हम पुंकेसर या एंडोसियम कहते हैं, जो थैलमस पर लगभग तीसरे चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। एंडोसियम की एकल संरचना या इकाई को स्टमेंस कहा जाता है और प्रत्येक स्टमेंस दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। ऊपर का फूला हुआ भाग एंथर या परागकोश, नीचे का धागे जैसी संरचना जिसे फिलामेंट या पोतंतु कहते हैं। कई बार यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, ये इसके बीच में एक संरचना और दिख रही जिसे हम कलेक्टिव या बेटा योजी कहते हैं। इस कलेक्टिव या योजी का काम क्या है? इसका प्रजनन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एंथर को भोजन सप्लाई करती है। मतलब वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू, संवहनशील अनुउर्वरक ऊतक है जो एंथर के बीच में उपस्थित होता है। अब देखिए इसके बाद ये आपने बाहर से देख लिया, अब जरा इसको हम लोग अंदर से देखेंगे। जब इसे हम अंदर से देखेंगे तो अंदर से देखने के लिए हम क्या करें, इसको काट लेते हैं। इसका टीएस काट करके देखते हैं। जब इसका टीएस काट करके बेटा देखा जाएगा तो इनिशियली यह इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये एंथर आपको इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा। ये एक एंथर हो गया। अब इसमें जो आप ये चीज देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लूब ऑफ एंथर। परागकोश के पिंड, तो कितने पिंड पाए जा रहे हैं? दो, एक और दो। आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले परागकोश प्रायः द्विपिंडकी होते हैं, एक पिंडकी भी होते हैं, आगे बताएंगे। लेकिन अभी 99.9% जो आवृतबीजी पौधे उनके परागकोश द्विपिंडकी होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ऐसे आप देख सकते हो बाइलोब्ड है। प्रत्येक लूप के अंदर फिर से दो पार्ट हैं और इन दोनों पार्ट को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। हिंदी में हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो इस प्रकार एक आवृतबीजी पौधे में पाए जाने वाले एंथर द्विपिंडकी 4 लघु बीजाणुधानी वाली संरचनाएं हैं, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट।
अब इसके अंदर ये जो अंदर आपको दिख रहा है लाल रंग से, इस लाल रंग की संरचना को हम कहते हैं यहां पर पोलन सैक या परागकोश। क्लियर हुआ? अब यहां पर एक बात को समझना जरा ध्यान से। क्या समझना है? ध्यान से जरा देखिए। एक अनमेच्योर ऐसे एक अनमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया को जब आप देखोगे तो यहां पर एक टिश्यू दिखाई देता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। लेकिन जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, मैच्योरेशन के बाद का सीन अलग है। क्या सीन अलग है यहां पर? अब इसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे दाने के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं और इन संरचनाओं को बेटा हम कहते हैं यहां पर परागकण या पोलन ग्रेन्स या परागकण। तो पूरी बात अब तक आपको समझ में आ गई और पूरी बात यहां पर थी क्या, एक बार दोबारा से रिमाइंडर लेंगे। निषेचन से पहले की जो संरचनाएं हैं उसमें से सबसे पहली संरचना होती है एंड्रोसियम या पुंकेसर। क्या होता है पुंकेसर या एंड्रोसियम? इज द बंच ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर प्रजनन अंगों का समूह होता है और प्रत्येक एंड्रोसियम बहुत सारी एकल रचनाओं से बना होता है, जिन एकल रचनाओं को स्टमेन्स कहते हैं। स्टमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम और प्रत्येक एंड्रोसियम दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर या परागकोश, दूसरा होता है फिलामेंट या कोतंतु। इनके बीच में कनेक्टिव नाम की रचना होती है जिसे हम कनेक्टिव या योजी कहते हैं। वास्तव में यह है क्या? एक संवहनशील ऊतक है जो प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वैस्कुलर स्टेराइल टिश्यू। क्लियर हुआ बेटा? अब अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, एक एंथर की टीएस काट ली, ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखा तो जो बाहर से द्विपिंड की दिखने वाला परागकोश था, एंथर था, वो अंदर से दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग को हम माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में पाया जाने वाला एंथर बाइलूप्ड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, बाइलूप्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश है वो स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा होता है, लेकिन मैच्योरेशन के बाद ये स्पोरोजिनस टिश्यू विभाजित होकर के
विभाजित होकर के क्या बनाते हैं, पराग कणों या पोलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आगे की क्लास अब नेक्स्ट डे आएगी, क्योंकि बड़े आराम से बड़े प्यार से धीरे धीरे चलना है, भागना नहीं है। वैसे आजकल दौड़ 1 शॉट का चल रहा है। चलिए मौका मिला तो वो भी बताएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।